हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं आज स्टार्ट करूंगा एक बहुत ज्यादा शानदार टॉपिक जिसको कहा जाता है कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट। इनकम टैक्स में असेसी बहुत सारे कंप्लायंसेस फॉलो नहीं करता है, तो उसको इंटरेस्ट पे करने पड़ते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन तीन इंटरेस्ट ऐसे हैं जो आपने पहले भी सुने होंगे। 234A, 234B एंड 234C। अगर रिटर्न ऑफ इनकम को लेट फाइल किया जाता है तो 234A सेक्शन में इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और ये दोनों एडवांस टैक्स से रिलेटेड होते हैं। इनका हम डिस्कशन बाद में करेंगे। तो ये तीन सेक्शंस आपको बहुत सीरियसली करने चाहिए। जहां तक मेरा इंट्यूशन है और मैं इतने सालों से फाइनल को टीच कर रहा हूं, मेरा असेसमेंट है कि इंटरेस्ट से कई बार क्वेश्चन आ जाता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन कई बार आता है। तो पहले आज करेंगे 234A कि अगर रिटर्न ऑफ इनकम को लेट फाइल किया गया था, जो 131 के अकॉर्डिंग टाइम लिमिट थी उसमें फाइल नहीं किया गया, उसके बाद फाइल किया गया, तो असेसी को एक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। उसका हम डिस्कशन करेंगे 234A के अंदर। तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से टीच करूं और बहुत सारी बातें बताऊं, उससे पहले एक दो बातें समझना जरूरी है। देखो, असेसी ने रिटर्न ऑफ इनकम को जब फाइल करता है, फाइल तो जब वो फाइल करता है तो सबसे पहले प्रोसेसिंग होती है। अब आपको समझ में आने लगा होगा कि जो मैंने सिलेबस आपका स्टार्ट किया था फाइलिंग ऑफ रिटर्न असेसमेंट प्रोसेस, वो जरूरी क्यों था। हर जगह यूज हो रहा है, उसका बार बार यूज हो रहा है। तो सबसे पहले प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग का सेक्शन याद कर लेना 143 सब सेक्शन 1। इसके बाद फिर कोई सा असेसमेंट हो सकता है, वो असेसमेंट 143 सब सेक्शन 3 स्क्रूटनी असेसमेंट हो सकता है, और वो इसके अलावा 144 भी हो सकता है। 144 क्यों हो सकता है? अगर उसने स्क्रूटनी का जो असेसमेंट था, उसमें जो नोटिस आया था उसको कंप्लाई नहीं किया, तो फिर वो स्क्रूटनी असेसमेंट नहीं करता है, फिर असेसिंग ऑफिसर स्टार्ट कर देता है बेसमेंट असेसमेंट। मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ाता हूं तो मैं बार बार आपको एडवाइस यही करता हूं कि अगर इस टॉपिक को समझना चाहते हो तो असेसमेंट प्रोसीजर वाले टॉपिक को पहले ढंग से समझ लो, तभी ये चैप्टर्स आपको ज्यादा समझ में आएंगे। या फिर हो सकता है कि वो 143 और 3 में स्क्रूटनी असेसमेंट भी नहीं करे, 144 भी नहीं करे, वो आगे फ्यूचर में उसको लगता है कि इनकम एस्केप कर गई थी और वो सीधे आपका 147 करता है। और इसके बाद एक बात पॉसिबिलिटी होती है, ना 143 हुआ, ना 144 हुआ, ना 147 हुआ, सर्च असेसमेंट हुआ जो 153A में हमने किया था, वो आपका 153A करता है, सर्च असेसमेंट करता है। मैं रीअसेसमेंट की अभी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो भी असेसमेंट हो रहा है वो पहली बार हो रहा है, इसको मैं फर्स्ट असेसमेंट लिख रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक बार इनकम एस्केपिंग वो स्क्रूटनी असेसमेंट हो गया उसके बाद इनकम एस्केपिंग असेसमेंट हुआ। ये चारों असेसमेंट अगर हो रहे हैं तो पहली बार असेसमेंट हो रहा है। जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो पहली बार या तो उसका स्क्रूटनी असेसमेंट होता है, स्क्रूटनी असेसमेंट के प्रोविजंस को वो कंप्लाई नहीं करता है तो उसकी जगह उसका 144 हो जाता है। ना वो स्क्रूटनी करता है ना बेसमेंट असेसमेंट होता है, फिर उसको फ्यूचर में लगता है कि इनकम एस्केप कर गई थी असेस होने से, वो पहली बार डायरेक्टली 147 करता है। अगर पहली बार 143 या 144 हो गया होता तो फिर 147 को हम असेसमेंट नहीं बोल के रीअसेसमेंट बोलते। हम अभी रीअसेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम असेसमेंट की बात ही कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं उसका ना 143 हुआ, ना 144 हुआ, ना 147 हुआ, सीधे सर्च कंडक्ट की गई और इस ईयर का असेसमेंट किया गया सर्च असेसमेंट 153 में, उसका सर्च असेसमेंट किया गया, और ये भी पहली बार किया गया। इसलिए इस वर्ड को अच्छे तरीके से समझ लो कि जो भी इन सेक्शंस में असेसमेंट हो रहा है ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले उसका कोई असेसमेंट नहीं होना चाहिए। अगर पहले एक बार असेसमेंट हो गया उसके बाद दोबारा कोई असेसमेंट हो रहा है तो फिर हम प्रोविजंस डिफरेंट तरीके से स्टडी करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टीच करूंगा। इस वीडियो में आईटीआर को लेट फाइल किया तो वो कितना इंटरेस्ट 34A में पे करेगा, इसके लिए ये क्रोनोलॉजी आपको समझ में आनी चाहिए कि जब रिटर्न को फाइल किया जाता है तो सबसे पहले प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद असेसमेंट होता है, असेसमेंट के बाद फिर इनकम एस्केपिंग हो सकता है जिसको हम रीअसेसमेंट बोलते हैं। मैं री वाले वर्ड की जिक्र ही नहीं करूंगा। जो भी असेसमेंट प्रोसेसिंग के बाद होगा, चाहे फिर वो स्क्रूटनी हो, फिर चाहे मेजरमेंट असेसमेंट हो, फिर चाहे इनकम एस्केपिंग असेसमेंट हो या सच असेसमेंट हो, वो पहली बार होना चाहिए।
अगर रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल नहीं किया गया, ही डिड नॉट फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम, नॉट फाइल्ड। तो सर इस केस में एक बात तो कंफर्म्ड है, प्रोसेसिंग तो नहीं होगी, यहां प्रोसेसिंग तो नहीं होगी। और सर स्क्रूटनी भी पॉसिबल नहीं है। स्क्रूटनी तभी पॉसिबल होता है जब रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल किया गया हो। तो या तो सीधे क्या हो जाएगा, उसका 144 हो जाएगा मैनेजमेंट असेसमेंट। बिल्कुल ठीक बात। 144 नहीं किया गया, फ्यूचर में असेसिंग ऑफिसर को लगता है इनकम एस्केप कर गई थी असेस होने से, वो 147 करता है। वो 144 भी नहीं हुआ, 147 भी नहीं हुआ, सीधे सर्च कंडक्ट की गई और 153 में सच असेसमेंट होता है। लेकिन जो भी असेसमेंट दोनों केस में हो रहे हैं वो पहली बार फर्स्ट असेसमेंट होना चाहिए। ये बार बार मैं बोल रहा हूं, अगर इसके बाद फर्दर कोई असेसमेंट किया जाता है तो उसकी सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्रोसेसिंग तभी होगी जब उसने रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल किया होगा। अगर उसने रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल नहीं किया हुआ है तो सीधे 144 या फिर 147 या 153A सीधे ये असेसमेंट होंगे। इस इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपको टीच करूंगा सबसे शानदार टॉपिक, आपको मजा आ जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने डिजाइन करे हैं, बहुत इजी करके मैं आपको टीच करूंगा। सेक्शन 234A, अगर रिटर्न ऑफ इनकम को ड्यू डेट के बाद फाइल किया गया है, मतलब बिलेटेड रिटर्न है, तो जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है 234A के अंदर, उसको कैसे कंप्यूट किया जाए। तो उसको समझने के लिए आपको देखो, हेडिंग है इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम 234A। दो सबसेक्शन है, एक तो 1 है और एक आपका 2 है। देखो A और एक आपका दूसरा 2 है। 1 कर लो, 2 तो बहुत इजी है। तो सबसे पहले ये कहा जाता है असेसी शैल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट इफ, कब रिटर्न ऑफ इनकम इज फर्निश्ड आफ्टर द ड्यू डेट। जो 139(1) की ड्यू डेट है, या तो 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर, या 30 सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, या फिर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में जो 92E की रिपोर्ट फाइल होती है 30 नवंबर, तीन ही डेट्स होती हैं। या फिर रिटर्न ऑफ इनकम नॉट फर्निश ही नहीं किया गया था, तो इस केस में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 234A के अंदर। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, कंपाउंड नहीं होगा। 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, फॉर एवरी मंथ, और ये पार्ट ऑफ द मंथ भी लिखा हुआ है। तो अगर 3 महीने 11 दिन निकल के आते हैं, 3 months 11 days, तो उसको 4 months माना जाएगा और 4 months का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अभी पीरियड कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, लेकिन जो भी पीरियड निकल के आएगा पार्ट ऑफ द मंथ, भले ही एक दिन हो, उसको पूरा महीना माना जाएगा, क्योंकि पार्ट ऑफ द मंथ को भी पूरे महीने के बराबर ही माना गया है। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद लिखा हुआ है अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज पेबल। देखो मैंने यहां पे क्या लिखा है, टैक्स ऑन इनकम डिक्लेयर्ड इन द ROI। जब असेसी खुद ITR को फाइल कर रहा है और खुद 234A का पे कर रहा है, उसके लिए लिखा हुआ है टैक्स ऑन इनकम डिक्लेयर्ड इन द ROI। और जब वो फाइल कर देता है तो असेसिंग ऑफिसर प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग में अगर इनकम एडजस्टमेंट्स होती है तो 234A भी एडजस्टमेंट होगा। तो उसके पर्पस के लिए लिखा है टैक्स डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 143(1). और फाइनली कोई भी असेसमेंट होगा, तो अगर असेसमेंट किया जाता है तो असेसमेंट के अकॉर्डिंग जो टैक्स निकाला जाता है, टैक्स डिटरमिन्ड ऑन असेसमेंट, या तो 143(3) या 144 या 147 या 153, इनके अकॉर्डिंग जो भी टैक्स निकल के आता है उसमें से एडवांस टैक्स माइनस कर दो, जो TDS था वो माइनस कर दो, क्योंकि ये टैक्स तो वो ऑलरेडी पे कर चुका होगा। उसको कोई टैक्स के किसी भी सेक्शन में रिलीफ मिलना है, भैया जो रिलीफ मिलना है वो टैक्स आप पे नहीं करोगे, चाहे 89 का रिलीफ मिले, चाहे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में टैक्सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था 90, 90 या 91 का रिलीफ मिले। और मैं आगे भी आपको पढ़ाऊंगा 2 तरीके के टैक्स में और बेनिफिट दिए जाते हैं, जिसको कहा जाता है टैक्स क्रेडिट। कंपनी को जब मिलता है तो कहते हैं टैक्स क्रेडिट, उसको मैट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग बोला जाता है 115(j)AA। कंपनी के अलावा कोई और असेसी होता है तो एक बेनिफिट मिलता है, मैं आगे वाली क्लासेस में पढ़ाऊंगा 115(GD)। मतलब जो भी टैक्स में उसको बेनिफिट दिए गए, मतलब फाइनली टैक्स पेएबल निकाल लो, ये कहना चाह रहे हैं। भैया तुम टैक्स कैसे निकालते हो, कितना टैक्स पे करना है? सर पहले हम टैक्स कंप्यूट कर लेते हैं, जो भी टैक्स होता है, जो एडवांस टैक्स पे कर दिया फिर वो माइनस कर देते हैं, सर TDS माइनस कर देंगे, जो भी रिलीफ उसको मिलना चाहिए सर वो रिलीफ माइनस कर दिया जाएगा, और सर इसके बाद
टैक्स क्रेडिट अभी अभी आपने बताया, 2 बेनिफिट्स और होते हैं, अगर उसके लिए एलिजिबल है तो वो भी माइनस कर दो। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो जो उसका टैक्स पेबल होना चाहिए, चाहे रिटर्न ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग, चाहे प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग, या फिर कोई भी असेसमेंट जो पहली बार हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग, वो अल्टीमेटली टैक्स पेबल निकाल दो, रिटर्न ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग उसको टैक्स पे करना चाहिए था। इसके बाद ये केस थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, थोड़ी देर के बाद इसको भूल जाते हैं, और कितने टाइम का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कितने टाइम का, तो लिखा हुआ है पीरियड। पीरियड में लिखा हुआ है कमेंसिंग ऑन द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द ड्यू डेट। ड्यू डेट का मतलब हो गया 139(1) की जो डेट है, इमीडिएटली फॉलोइंग उस डेट की अगली डेट से, और एंडिंग ऑन किस डेट तक? अगर रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल किया गया होगा तो डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न, जिस डेट पे आईटीआर को फाइल किया गया होगा उस डेट तक का इंटरेस्ट पे किया जाएगा। वेयर रिटर्न ऑफ इनकम हैज नॉट बीन फर्निश्ड, तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट, जिस डेट पे असेसमेंट कंप्लीट हुआ होगा उस डेट तक का असेसमेंट तक आपके लिए इंटरेस्ट को पे करना पड़ेगा। कि यहां तक मेरी बात समझ में आई? जब मैं प्रैक्टिकल बात समझाऊंगा तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगी, लेकिन तब भी मैं आपको थोड़ी बातें, एक दो बातें समझाता हूं, उनको समझने की कोशिश करो मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि रिटर्न ऑफ इनकम को सपोज करते हैं फाइल किया गया, ठीक है सर, लेट फाइल किया गया। मैं एग्जाम्पल्स पे अपने बाद में आऊंगा, पहले मैं आपको समझा रहा हूं। इसके बाद प्रोसेसिंग हुई, इस तरीके से मत करो, प्रोसेसिंग का केस हम बाद में लेके आएंगे। पहले उसने अपने हिसाब से रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल किया, तो यहां 139(1) की डेट लिख ली, सपोज करते हैं 31 जुलाई 2020 ये डेट थी, और रिटर्न ऑफ इनकम को उसने फाइल किया 5 दिसंबर 2020 के लिए, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल इस डेट पे फाइल करी, तो लेट फाइल हो गई। हाँ जी सर, लेट फाइल हो गई, तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 234A के अंदर। सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा सर? वो तो आपने बता दिया है, 1% सिंपल इंटरेस्ट होगा सर, ये तो बिल्कुल ठीक। कितने टाइम के लिए? मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा आपके लिए क्या होता है। अब सर दूसरी बात, कितने टाइम का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? अमाउंट हम बाद में देखेंगे, पहले पीरियड देख लेते हैं। तो जो ड्यू डेट थी उसकी इमीडिएटली जो नेक्स्ट डेट थी, फॉलोइंग डेट, तो फॉलोइंग डेट कौन सी हो गई? जुलाई के बाद 1 अगस्त, इस डेट से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। तो डेट्स हमेशा 3 होंगी, अगर 31 जुलाई है तो 1 अगस्त, अगर 30 सितंबर है तो 1 अक्टूबर, अगर 30 नवंबर लास्ट डेट है तो 1 दिसंबर, अगली डेट से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। और किस डेट तक? अगर रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल किया गया था तो जिस डेट पर फाइल किया गया होगा 5 दिसंबर 2020। और सर अगर फाइल नहीं किया जाता तो जिस डेट पे असेसमेंट होता उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इतने टाइम का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो कितने मंथ्स हो गए? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर ये तो 4 कंप्लीट हो गए, दिसंबर के 5 डेज, और यहां लिखा हुआ है पार्ट ऑफ द मंथ, तो अब ये 5 महीने माने जाएंगे, और 5th मंथ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 5 महीने का। पार्ट ऑफ द मंथ को भी कंप्लीट माना जाएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और जो पार्ट ऑफ द मंथ होगा वो भी कंप्लीट बन जाएगा। तो 5 महीने का इंटरेस्ट, और कितने अमाउंट पे करना पड़ेगा? कितने अमाउंट पे करना पड़ेगा? तो जो उसने टैक्स अपना रिटर्न ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग निकाला होगा, रिटर्न ऑफ इनकम, टोटल इनकम पे ये टैक्स निकल के आया, सरचार्ज, एजुकेशन सेस वगैरह ऐड करके, इसमें से जो जो चीजें माइनस हो सकती हैं, जो जो टैक्स उसको पे नहीं करना है, एडवांस टैक्स क्योंकि प्रीवियस ईयर में पे कर दिया गया होगा वो माइनस कर दो, टीडीएस डिडक्ट हो चुका होगा वो माइनस कर दो, अगर इंटरनेशनल दूसरे कंट्री में इनकम को अर्न किया गया था, रिलीफ दिया जाएगा वो माइनस कर दो, चाहे यूनिलेटरल चाहे बाइलेटरल। दो मैं क्रेडिट आपको और टीच करूंगा। कंपनी के केस में बोला जाता है मैट क्रेडिट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स क्रेडिट, और कंपनी के अलावा किसी और केस में एएमटी, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्रेडिट। तो वो भी अगर वो एलिजिबल है, मतलब फाइनली कितना टैक्स पे करना है वो निकाल लो, अल्टीमेटली टैक्स पेबल कितना है, यही टैक्स तो आपको पे करना चाहिए था ना। बाकी तो पे हो चुका है,
ये तो पे हो गया एडवांस टैक्स, टीडीएस तो इनडायरेक्टली पे हो गया, इसका तो आपको रिलीफ मिलना है, अपनी जेब से यही टैक्स तो आपको पे करना है। तो जो अपनी जेब से आपके लिए टैक्स पे करना है, ये टैक्स, इस पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और 5 महीने का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ सिंपल इंटरेस्ट के रेट से आपको पे करना पड़ेगा। क्या आपके लिए समझ में आया जो मैंने यहां पे आपको टीच किया, समझाया? चलो एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको बताता हूं तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा, ध्यान से देखना। देखो बेटा, एग्जाम्पल 1, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम है 31 जुलाई 2020। ये ड्यू डेट है, अब ध्यान कर लेना। जिस डेट पर रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल किया गया वो था 1 फेब 2021, इस डेट पर फाइल किया गया। तुरंत पीरियड निकाल लो, हालांकि मैंने आंसर दे रखा है लेकिन तब भी हम खुद भी तो करें। तो जुलाई के अगले दिन से लग जाएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब। जैन तो 6 तो सर पूरे हो गए, सर फेब का 1 डे हो गया, अगर 1 भी हो गया तो फिर 7 मंथ्स हो जाएंगे। दोबारा सुन लो, जुलाई के अगले दिन से तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, 6 तो कंप्लीट हो गई। 1 फेब पार्ट ऑफ द मंथ, इसको भी कंप्लीट माना जाएगा, टोटल 7 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाया जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है 1% पर मंथ सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। अब दूसरी बात है किस अमाउंट पे लगेगा, तो टैक्स एज पर रिटर्न ऑफ इनकम था 4 लाख। जो एडवांस टैक्स उसने पे किया था वो पे किया था 2.5 लाख रुपए, और जो टीडीएस उसका माइनस हो गया था वो हो गया था 1 लाख रुपए। तो अब आंसर देखो, टैक्स एज पर रिटर्न ऑफ इनकम 4 लाख, एडवांस टैक्स 250, वो तो प्रीवियस ईयर में पे हो चुका है। एडवांस टैक्स तो आपको आता ही है अच्छे तरीके से, इंटर में बहुत छोटा सा टॉपिक था, कुछ इंस्टॉलमेंट्स की डेट दे रखी थी, उसमें आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ता था। जो टीडीएस इनडायरेक्टली माइनस हो चुका है वो हो चुका है 1 लाख रुपीज का। तो अब जो आपको अपनी जेब से पे करना है सेल्फ असेसमेंट टैक्स, वो कितना पे करना है, 50,000। इस 50,000 रुपए पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अगर आप आईटीआर को लेट फाइल करते हो तो। इज दैट क्लियर? अब आते हैं इंटरेस्ट निकालते हैं। तो लिखा हुआ है अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज पेबल, अभी अभी मैंने निकाला 50,000 रुपए। पीरियड अभी अभी हमने ऊपर कंप्यूट किया था 7 मंथ्स, 1 अगस्त से लेकर 1 फेब तक। 1 फेब एक दिन भी हो गया तो कंप्लीट माना जाएगा, इसलिए टोटल निकल के आ गया 7 मंथ्स। और इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 50,000, 1% पर मंथ और 7 महीने का, तो 3500, मतलब 50,000 तो पे करने ही पड़ेंगे, साथ में 3500 रुपए आपको इंटरेस्ट और पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 234। कितना इजी है। सर आपने बताया था लेट फाइलिंग में एक हमें फी भी पे करनी पड़ती है, हाँ वो 234 एफ में होती है, मैंने लिखा है assessee is also liable to pay fee under section 234 एफ फॉर लेट फाइलिंग और रिटर्न ऑफ इनकम। ये एक तरीके की पेनल्टी है, इसको फी बोलते हैं, पेनल्टी है। लेट फाइल की है इसकी पेनल्टी, और सरकार पे टैक्स भी लेट पहुंचा इस बात का इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 234 ए के अंदर। और सरकार ने आईटीआर को लेट फाइल किया, इसकी फीस अलग लगाई, इंटरेस्ट 234 ए में कंप्यूट किया जाता है, 234 एफ के अकॉर्डिंग पेनल्टी का अमाउंट और साथ में पे किया जाएगा। तो जब आप अपने क्लाइंट की कभी भी आईटीआर को फाइल करो और अगर ड्यू डेट के बाद फाइल हो रही है तो इस तरीके से आपको 234 ए का इंटरेस्ट निकालना चाहिए कि कितना इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया अच्छे तरीके से? हाँ जी सर, अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो एग्जाम्पल 2 करवाता हूं, उसको समझने की कोशिश करना। सपोज इन एग्जाम्पल 1 assessee पेड टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस फी ऑन 1 फेब 2021। जिस डेट पे उसने आईटीआर को फाइल किया उस डेट पे उसने टैक्स पे कर दिया 50,000, इंटरेस्ट पे कर दिया 3500, और फीस 234 एफ में जो मैंने आपको बताई थी किस चैप्टर में, फाइलिंग ऑफ रिटर्न में, वो 5,000, 10,000 जो भी आपका था 1,000, उसके अकॉर्डिंग जो पेनल्टी है वो भी उसने पे कर दी, आईटीआर के साथ ही पे कर दी। सही है सर, पे कर दी। अब क्या होता है, अब उसका पहले प्रोसेसिंग होगा, इनकम डिटरमिन अंडर सेक्शन 143(1) सेम एज पर रिटर्न ऑफ इनकम। प्रोसेसिंग में भी उसकी सब चीजों को सही मान लिया गया कि आपका इतना ही टैक्स बनता है, इतना ही इंटरेस्ट बनता है, इतना ही आपकी फी बनती है। मतलब में प्रोसेसिंग में
एडजस्टमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं सब कुछ निकाल के आपको असेसमेंट के अकॉर्डिंग दिखा देता हूं। अब ध्यान से सुनना, असेसिंग ऑफिसर ने क्या किया, आपके केस को ओपन कर लिया स्क्रूटनी असेसमेंट के अंदर, इनकम असेस्ड बाय असेसिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 ऑन 15 मई 2021। इस डेट को ऑर्डर निकाला उसने, और उसने जो टैक्स को असेस किया वो असेस किया 5 लाख। आपके हिसाब से आपका टैक्स कितना बनता था? 4 लाख रुपए, लेकिन उसने जो आपका टैक्स असेस किया वो किया 5 लाख रुपए। अब जब वो 5 लाख रुपए पे आप 5 लाख रुपए टैक्स निकाला, अब वो इंटरेस्ट कितना कंप्यूट करेगा असेसिंग ऑफिसर? अब ध्यान से देखना, पहले वो लिखेगा टैक्स हमारा 5 लाख निकल के आया। अब एडवांस टैक्स 2.5 लाख रुपए, भैया वो तो आपने पे कर ही दिया था, सही है। टीडीएस 1 लाख रुपए, वो तो माइनस हो ही गया था। सेल्फ असेस टैक्स 50,000 रुपए, वो भी तो आप पे कर चुके थे। सेल्फ असेस टैक्स वो आपने पे कर दिया था ना, तो 50,000 रुपए वो माइनस कर देगा। अब वो कहेगा 1 लाख रुपए पे करो। पहले तो वो टैक्स निकाला, कितना टैक्स आपको पे करना है। 5 लाख रुपए था, 2.5 लाख रुपए एडवांस टैक्स के तरीके से पे हो गया, 1 लाख रुपए टीडीएस के तरीके से इनडायरेक्टली पे हो गया, और 50,000 रुपए जब आपने रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल किया था तो आपने और पे कर दिया था 50,000, मतलब 1 लाख रुपए डिमांड करेगा। हाँ सर समझ में आ रहा है, 4 लाख को बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया तो 1 लाख रुपए डिमांड करेगा। अब साथ में वो आपसे कहेगा इंटरेस्ट और पे करो। अब वो इंटरेस्ट बढ़ा हुआ इंटरेस्ट लेगा, अब वो दोबारा इंटरेस्ट निकालेगा असेसिंग ऑफिसर। तो अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज पेबल, अब वो कहेगा 1.5 लाख रुपए पे। 50 तो वो जो तुमने ड्यू डेट के बाद, और 1 लाख मैंने और बढ़ा दिया। आप कहोगे लेकिन सर 50 पे तो इंटरेस्ट हम पे कर ही चुके हैं। 50 वाला इंटरेस्ट बाद में माइनस कर दिया जाएगा, पहले 1.5 लाख वाला इंटरेस्ट निकाला जाएगा। आप समझो, ड्यू डेट के बाद जो अब अल्टीमेट टैक्स निकल के आया, तो आप कितना टैक्स आपको और पे करना है ड्यू डेट के बाद? ड्यू डेट के बाद 1.5 लाख रुपए पे करना है। हालांकि 50 आपने पे कर दिया था रिटर्न ऑफ इनकम के साथ, लेकिन वो ड्यू डेट के बाद वाला ही तो हो गया। तो वो कहेगा 50 तो वो, और 1 लाख मैंने निकाला, 1.5 लाख पे इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, और जो 50 के रेस्पेक्ट में आप इंटरेस्ट पे कर चुके हो वो माइनस कर देंगे। तो वो कहेगा अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज पेबल 50 प्लस 1 लाख, 1.5 लाख रुपए। पीरियड अभी भी 7 मंथ्स ही रहेगा। क्यों सर, पीरियड क्यों नहीं बढ़ाएंगे? असेसमेंट कंप्लीट होने से क्या फर्क पड़ता है? जो सेक्शन का हेडिंग है वो तो है कि आपने आईटीआर को कितना लेट फाइल किया। तो अगर उसने रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल कर दिया था 1 फेब 2021, तो पीरियड चेंज नहीं होगा असेसमेंट के हिसाब से। फिर तो असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट लेट करता रहेगा, और लेट करता रहेगा तो आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता रहेगा। आप कहोगे मैंने आईटीआर को तो फाइल कर दिया था, बस केवल यह डिसाइड करना है कि जिस अमाउंट पे इंटरेस्ट निकालना है वो अमाउंट कितना होना चाहिए। पीरियड को आप कैसे टच कर सकते हो? सरकार कहती है बात तो ठीक है, अभी भी 7 महीने रहेगा, लेकिन हां अब 50 की जगह 1.5 लाख रुपए के रेस्पेक्ट में इंटरेस्ट निकाला जाएगा, तो वो इंटरेस्ट निकालेगा 1,50,000, 1% इंटू 7, और ये निकल के आया 10,500। अब वो कहेगा देखो 50,000 के रेस्पेक्ट में आप इंटरेस्ट पे कर चुके हो जब आपने रिटर्न ऑफ इनकम के संग पे किया था। तो मैंने लाइन लिखी है, सपोज इन एग्जांपल 1 असेसी पेड टैक्स इंटरेस्ट एंड फी। वो कहेगा देखो आपने ऑलरेडी 3500 रुपए पे कर दिया है 50 वाले रेस्पेक्ट में। वो ये नहीं करेगा 1 लाख के रेस्पेक्ट में निकाल ले, पहले वो 1.5 लाख के रेस्पेक्ट में पूरा इंटरेस्ट निकालेगा, और जो इंटरेस्ट आपने पे कर रखा होगा वो माइनस कर देगा। अब यहां से 3500 उसने माइनस कर दिया, ये जो 3500 उसने माइनस किया, ये 234 ए सबसेक्शन 2 में यही लिखा हुआ है। बस क्या लिखा हुआ है? द इंटरेस्ट पेबल अंडर सबसेक्शन 1 shall be reduced by the interest if any paid under section 140A। 140A का मतलब होता है सेल्फ असेसमेंट के समय टूवर्ड्स द इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर दिस सेक्शन। 140A भी मैंने पढ़ाया था, सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैसे निकालते हैं। तो उसमें जो आपने टैक्स पे किया उसी समय आपने इंटरेस्ट भी पे कर दिया। जब असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट में आपका टैक्स निकालेगा तो उसमें से वो टैक्स इंटरेस्ट निकालेगा, वो माइनस कर देगा जो अपनी जेब से आपने पे किया होगा। तो इंटरेस्ट पेबल कितना आ जाएगा? 7,000। 10,500 तो 1.5 लाख के रेस्पेक्ट में निकल के आया, 50,000 के रेस्पेक्ट में आप पे कर चुके हो, अब वो माइनस कर दिया गया। तो अपनी जेब से कितना और पे करना है आपको? 7,000। वैसे सिंपल कैलकुलेशन हो गई, 1 लाख उसका 1% और 7 महीने का 7,000। लेकिन ऐसे करोगे तो टीचर नंबर नहीं देगा।
कैलकुलेशन का तरीका ये होता है, आईटीआर के बाद जो आपने ड्यू डेट के बाद जो आईटीआर फाइल करी उसके अकॉर्डिंग कितना टैक्स आपको पे करना था, 1.5 लाख रुपए का। तो 1.5 लाख रुपए पे पहले निकालेगा, और क्योंकि 50 के रेस्पेक्ट में आप सेल्फ असेसमेंट के समय पे कर चुके हो, तो अब बैलेंस 7000 इतना इंटरेस्ट आपको 234A में और पे करना पड़ेगा। तो दो एग्जाम्पल मैंने आपको बैक टू बैक टीच करे, इंटर रिलेटेड। पहले में तो बताया कि सेल्फ असेसमेंट के समय कितना पे करेगा, फिर अगर असेसमेंट किया गया तो वो किस तरीके से असेसिंग ऑफिसर इंटरेस्ट को कंप्यूट करेगा, ये भी मैंने सिखाया। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, और इस एग्जाम्पल का मतलब क्या होगा, अगर रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल ही नहीं किया गया था। इफ सेकंड वाला केस, इफ इट वाज नॉट फाइल्ड, रिटर्न ऑफ इनकम नॉट फाइल्ड। तो सर इसमें एक बात बताइए, सर पीरियड कैसे निकालेंगे? आपने कहा ड्यू डेट के नेक्स्ट डे से पीरियड शुरू हो जाएगा, और लेट फाइलिंग, जिस डेट पे फाइल किया गया होगा उस डेट तक का इंटरेस्ट लगेगा। रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल ही नहीं किया गया तो बस एक छोटा सा चेंज हो जाएगा, जिस डेट पे असेसमेंट कंप्लीट हुआ होगा उस डेट तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आपकी गलती, आपने क्यों नहीं फाइल करी? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है जिस डेट पे असेसमेंट कंप्लीट होगा हम ये मान लेंगे उस डेट पे आईटीआर को फाइल किया जा रहा है, और उस डेट तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बस ये चेंज इसके अंदर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो देखो जो मैंने यहां पे लिखा था, पीरियड वेयर रिटर्न ऑफ इनकम इज फर्निश्ड, तो फॉलोइंग द ड्यू डेट एंडिंग ऑन डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न, अगर फाइल की गई होगी वेयर रिटर्न ऑफ इनकम हैज नॉट बीन फर्निश्ड, तो एंडिंग ऑन डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट, जिस डेट पे असेसमेंट कंप्लीट हुआ होगा उस डेट तक का। तो अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, खुद भी कर लोगे, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूं ये वाला क्वेश्चन। 31 जुलाई 2020 लास्ट डेट थी, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न नॉट फाइल्ड, फाइल नहीं करी। एडवांस टैक्स 2,50,000 पे किया था, टीडीएस 1 लाख पे किया था, असेसमेंट कंप्लीट किया उसने 1 मई 2021 को, इस डेट पे असेसमेंट कंप्लीट किया। इज दैट क्लियर? ऊपर वाले एग्जांपल में कब कर किया था असेसमेंट कंप्लीट, मैंने कब बताया था? 15 मई को कर लिया था। फर्स्ट मई 2021 को किया, ठीक है? हाँ जी सर। अब देखना इनकम टैक्स असेस्ड, अब 5 लाख रुपए उसने असेस किया। अब वो तो खत्म ही हो गया सेल्फ असेसमेंट वाला, आईटीआर को तो फाइल ही नहीं किया था। अब असेसिंग ऑफिसर इंटरेस्ट कैसे निकालेगा? टैक्स 5 लाख रुपीस। एडवांस टैक्स तो आपने प्रीवियस ईयर में ही पे कर दिया था, वो माइनस कर दिया गया 2.5 लाख। टीडीएस 1 लाख रुपए आपने असेसमेंट ये प्रीवियस ईयर में इनडायरेक्टली पे हुए 1 लाख। तो अब जो टैक्स पेबल निकल के आया 150 आया। अब आईटीआर तो फाइल की नहीं गई थी, तो पूरा का पूरा 1.5 लाख रुपए ही हो गया। तो 1.5 लाख रुपए के रेस्पेक्ट में इंटरेस्ट पे किया जाएगा, अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज पेबल 1,50,000। अब पीरियड, जो ड्यू डेट थी उसकी फॉलोइंग डेट 1 अगस्त 2020, और जिस डेट पे आईटीआर को असेसमेंट कंप्लीट हुआ तो 1 मई 2021, 1 मई 2021। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल 9 मंथ्स तो कंप्लीट हो गए, और मई 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए, और मई। अब मई में आपका भले ही 1 दिन है लेकिन कंप्लीट माना जाएगा, इसलिए 10 मंथ्स निकाल दिया गया। अगर रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल किया गया होगा तो इंटरेस्ट जिस डेट पे फाइल किया गया होगा उसी डेट तक लगेगा, तो कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट तक नहीं लगेगा। हम अमाउंट कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट वाला लेंगे, हम अमाउंट असेस्ड वाला लेंगे, लेकिन पीरियड वहीं खत्म हो जाएगा जिस डेट पे रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल किया गया होगा। ये तभी वहां तक जाएगा जिस डेट पे असेसमेंट कंप्लीट हुआ होगा, जब उसने रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल नहीं किया होगा। अगर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल हो चुकी है तो उसके बाद का इंटरेस्ट लग कैसे सकता है? लॉजिकली नाम ही क्या है इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट ऑन लेट फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। अब आपने आईटीआर को फाइल कर दिया, इसके बाद के पीरियड पे इंटरेस्ट लग कैसे सकता है? हाँ, अमाउंट भले ही चेंज हो सकता है, लेकिन पीरियड कैसे चेंज हो सकता है? लेकिन अगर रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल नहीं किया गया था तो जिस डेट पे असेसमेंट कंप्लीट होगा उस डेट तक का इंटरेस्ट निकाला जाएगा 10 मंथ्स। तो 1,50,000 1% के रेट से 10 मंथ्स का कितना आ गया? 15,000। तो 1.5 लाख रुपए ये पे करना पड़ेगा, प्लस 15,000 रुपए 234A में उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा।
क्या समझ में आया है बेहतरीन सेक्शन 234A। लेकिन मैंने ये सारे क्वेश्चंस तभी करवाए, जो भी असेसमेंट हुआ वो उसका पहली बार हुआ। मैं स्क्रूटनी असेसमेंट लेके चल रहा हूं या मैं बेजमेंट असेसमेंट लेके चल रहा हूं, ये पहली बार हुआ। अगर एक असेसमेंट उसका हो जाता है, उसके बाद रीअसेसमेंट होता है, तो कैसे निकालेंगे इसको मैं बाद में टीच करूंगा, लेकिन पहले इसको आप अच्छे तरीके से समझ लो। कोई भी डाउट है, मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्प्ले हो रहा है, imsb003@gmail.com, मुझे ईमेल कर सकते हो। मैं केवल और केवल ईमेल के थ्रू ही आपके लिए रिप्लाई दूंगा। वेबसाइट पे जाके मैं नोट्स, एमसीक्यूज वगैरह अपलोड करता रहता हूं, चार्ट्स वगैरह अपलोड करता रहता हूं। उसका एड्रेस है www.directxlectures.com। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।